जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ 2024 के ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com के बारे में चर्चा। ncrtquiz.com एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है हमारे द्वारा। देखो, आइडिया सिंपल ये है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि बार बार हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैंने इसके बारे में कई बार पहले भी चर्चा की है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज टू कंसोलिडेट, इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्योंकि हम एग्जाम में जा रहे हैं, हमें बेसिक्स क्लियर नहीं है और फिर जो है हम दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा हमारा, बहुत सालों से लगे हुए हैं हम बेस जब हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कितना ताश के पत्तों की तरह है, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगा अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हमने चैप्टर वाइज क्विज बनाए हैं 6 to 12 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जस्ट गो एंड चेक। ठीक है, पहला चैप्टर सारी बुक्स का फ्री रखा गया है, तो आपको एक अच्छा, एक डिसेंट क्वालिटी लेवल मिल जाएगा देखने को कि कैसे हैं क्वेश्चंस। साइंस के 6 to 10 है, पॉलिटी 9 to 12 है, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर 11 to 12 है। इसमें हम हिंदी मीडियम के लिए भी क्वेश्चंस ला रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है जी, चलिए। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी जो है इसमें मेंशन की गई है। कई बार बच्चे पूछते हैं, सो मेंशन दैट। ओके, शुरुआत करते हैं सेशन की। सन अर्थ सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन द लैग्रेंज पॉइंट L2 एंड L3 इज अबाउट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो टेक्निकली ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा गलत दिया गया है। मतलब गलत दिया है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों गलत है मैं अभी इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। हाँ, हम एस्टिमेशन से कह सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा, बट टेक्निकली वो थोड़ा सा गलत है। ओके, एनीवेज, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 पॉइंट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि L2 पॉइंट कहाँ है, L3 पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो मैं इमेज से आपको इसको क्लियर करता हूं। आंसर है आपका इसका 32 करोड़ किलोमीटर। ओके, ये रहा। ठीक है, इस मास को मान लेते हैं सन। ठीक है जी, ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है जी, और जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन है, तो आदित्य L1 पॉइंट पे है। सो अगर ये मान लो कि इसके बीच में और इसके सेंटर में 100 का डिस्टेंस है, 100, तो ये 99 है और ये 1 है। ठीक है, ये है L1, ऐसे समझ लो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको देखें, दिस इज, ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में कितना है, ये है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, इसको आप हम इंडियन तरीके से समझें तो 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर्स। ठीक है जी, और ये 15 करोड़ और ये भी आपका कितना है, 150 मिलियन, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच में अगर जो है 150 मिलियन किलोमीटर्स है, तो ये भी 150 मिलियन है, ये भी 150 मिलियन है, ये भी 150 मिलियन है, ये भी 150 मिलियन है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है, जितना ये L1 दूर है उतना ही ये L2 दूर है। ठीक है, तो ये आपको, आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सो L1 इज बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, अराउंड 1.5, दैट इज 15 लाख किलोमीटर। L2 जो है अगेन बियॉन्ड अर्थ, अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका L2 अगेन। तो एक्चुअली में आपका आंसर कितना बनता है, 150 और 150, 300 और जो है 15, सो 315। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो है आपका, सॉरी 1.5 है, तो ये आपका बनता है 30, देखो यहां पे लिखा है ना 32 करोड़, तो ये बनता है 30 करोड़ 15 लाख किलोमीटर्स। ठीक है जी, 15 लाख किलोमीटर्स। अब इसको आप रफ एस्टिमेट इतना मान ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, कितना ही फर्क है, 1 करोड़ 85 लाख किलोमीटर ही तो है। 1 करोड़ 85 लाख किलोमीटर को आप ऐसे समझो कि धरती और चांद के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है, मात्र 3,84,000 किलोमीटर।
तो 1,85,00,000 में जो धरती, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसलिए ये कहना कि जो ये डिस्टेंस, तो एक्चुअली आंसर आपका पूरी तरीके से भी सही नहीं है, बट क्योंकि बाकी ऑप्शन लाख किलोमीटर्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, 16 करोड़ किलोमीटर भी नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो आपका 32 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है जी, तो नॉट मतलब नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी कि यूपीएससी इस तरीके की गलती करेगा, बट ठीक है जी, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। और उन्होंने ये क्वेश्चन ड्रॉप भी नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उन्होंने ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया, इसका आंसर दिया है, मतलब इसको मार्क्स में इंक्लूड किया है। ठीक है जी, चलते हैं। अब इसमें एक चीज और है मेरा पॉइंट, ठीक है, मेरा एक पॉइंट और है कि आप अगर इसको ऐसे देखें कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और किसी स्टूडेंट ने सोचा कि यार जिसको पता होगा इतना डिटेल में, जिसने छोड़ दिया ये क्वेश्चन कंसीडरिंग कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा या जो भी है, ठीक है, तो उसके 2 मार्क्स चले गए। और 2 मार्क्स, जब मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 600 मार्क्स में से 311 नंबर हैं, तो 310 और 312 और 311 नंबर, ठीक है, इस पे लगभग 30 स्टूडेंट हैं, 2 मार्क्स पे 30 स्टूडेंट हैं फाइनल लिस्ट में। 2 मार्क्स उतने भी वो नहीं है, मतलब कि कम नहीं है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आई नो स्टूडेंट जिनके कट ऑफ से 2 मार्क्स कम है, और मेरे को वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारा रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा नाम, तो 2 नंबर बहुत मैटर कर जाते हैं। Which one of the following statement with regard to the greenhouse gas effect is correct? भाई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो इतनी बार क्लास में चर्चा हुई है, इतनी बार चर्चा हुई है कि धरती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आ रही हैं, धरती से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं उनको ट्रैप कर ले रहा है। कौन ट्रैप कर ले रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर ले रहा है, जिसकी वजह से एक आइडियल टेम्परेचर मेंटेन होता है धरती पर, जो हम कहते हैं अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से आप और हम इस धरती पर रह रहे हैं। ठीक है, so it can take place inside a glass chamber where no radiation can pass into or pass back through it। नहीं, ठीक है, ये नहीं है ग्लास चैम्बर जहां पे कोई रेडिएशन ही नहीं हो रही, तो फिर किस बात का ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इट। लॉन्ग नहीं, शॉर्ट वेव रेडिएशन कैन पास थ्रू इट, और लॉन्ग वेव रेडिएशन धरती, देखो इसको ऐसे याद रखना, वेवलेंथ जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, तो क्योंकि सन से जो रेज आ रही हैं वो हाई टेम्परेचर हैं, तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं। अब धरती जो रात में, ठीक है, रेडिएशंस रेडिएट करता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ठीक है, तो क्योंकि धरती का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग वेव रेडिएशंस हो जाएंगी। ठीक है, सो ये गलत हो गया आपका। It can take place inside a glass chamber where short wavelength infrared radiation can pass through it. A long wavelength infrared radiation cannot pass through it. Yes, this is the answer. Best example इसका गर्मियों के समय में आपकी गाड़ी है। जब हम बिल्कुल दोपहर में गर्मी में गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि कहाँ बैठ गए। वो भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन ट्रैप हो गई हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो इसीलिए हम इमीडिएटली शीशे वीशे खोलते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी अंदर की हीट जो है बाहर चली जाए। ठीक है, इसे वैसे चला के रखते हैं। तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली डिफाइंस PM1 पार्टिकल्स इन एयर? अब पार्टिकुलेट मैटर 1 कई बार पढ़ते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 1, 10, 25, तो ये क्या है? ये 1 का मतलब क्या है? मतलब ये एग्जांपल ले रही है कि इस पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन। तो 10 है तो 1 क्यों है? ठीक है, चलिए। दीज आर पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है जी, ये इतना छोटा है कि इसका साइज जो है 1 माइक्रोन से भी छोटा है। और होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है? ठीक है जी, है तो है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं उनमें एक्यूमुलेट, एल्वियोली की बात करते हैं ना हम, ठीक है, तो उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है। तो उससे होगा क्या? उससे प्रॉब्लम होगी अस्थमा की, उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। एक जस्ट एग्जांपल है
कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपके वो जो एयर जो पोर्स हैं, एल्वियोलीज हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं, धीरे धीरे उनमें ये पार्टिकुलेट मैटर जो है भरने शुरू हो गए हैं। इट इज एज गुड एज सेइंग कि स्पॉन्ज है, मान लीजिए, है ना, कई बार हम घर में जो सोफा होता है तो उसमें जब सोटी मारते हो तो अच्छी खासी मिट्टी निकलती है, अब कहते हैं यार कितनी मिट्टी भरी पड़ी थी इसमें, ठीक है, तो वो वाला हिसाब है कि हमारा जो लंग्स हैं स्पॉन्ज की तरह है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया आपका वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन, ठीक है जी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉलिस्टिस an event that occurs when the sun appears to reach most northerly and the southerly is correct। देखो, समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है, उत्तरायण, ठीक है, की बात करते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन रिस्पेक्टिवली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन मकर रेखा पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून की जो हम बात करते हैं, 21 जून कह लो या 22 जून कह लो, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स डे नहीं है कि 21 जून ही होगा। अच्छा, ये भी बहुत स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मतलब कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि नहीं 21 जून पढ़ा था हमने बुक में, तो ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। दैट इज क्योंकि वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जब सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं, और दैट इज अ लास्ट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद वो साउथ की तरफ जाना शुरू कर देता है। नॉट एग्जैक्टली अगर हम टेक्निकली समझें तो ये भी नहीं है कि सनरेज साउथ की तरफ जाना शुरू करती, सन तो वही है, रादर हम घूम रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। देखो ये है, उसमें ये 23.5 डिग्री, हम एक्सिस पे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके हम अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक तरफ सनरेज जो है सीधी पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और एक समय एग्जैक्टली 6 महीने बाद सनरेज डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पर, मकर रेखा पर, ठीक है जी। अब हम सवाल देख लेते हैं क्या है। द विंटर सोलिस्टिस टेक प्लेस ऑन जून 21 इन बोथ द नदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल गलत है जी। विंटर सोलिस्टिस टेक प्लेस ऑन December 21 इन बोथ द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अगेन गलत है जी, ठीक है। अच्छा, जब हम समर सॉलिस्टिस की बात करते हैं कि 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिस, तो वो हम नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं हमारे, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो हम नदर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। समर सॉलिस्टिस अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑन जून 21। जो समर सॉलिस्टिस है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है, और दिसंबर 21 में जो है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसका हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, हमेशा इस चीज को याद रखना, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कभी भी टेस्ट सीरीज होती है ना, क्रिकेट के फॉलोअर्स, तो जनवरी फरवरी में होती है, ठीक है, जनवरी फरवरी में होती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है और ये जनवरी फरवरी के महीने में होता है। और जब वहां पे हो रहा होता है तो बहुत गर्मी होती है, मतलब जनवरी एंड में और फरवरी में। और यहां हम खासकर जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर की तरफ रह रहे हैं इंडिया में लोग, वो अच्छी खासी सर्दी महसूस कर रहे होते हैं, अच्छा खासा जैकेट वैकेट पहन के, यार ठंड हो रही है। और वहां पे हम देख रहे होते हैं भयंकर गर्मी हो रही होती है, मतलब वहां पे दिखा रहे होते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर। तो कई बार आई स्टिल रिमेंबर बचपन में कंफ्यूजन रहती थी, क्या ये क्या चल रहा है, हमारे यहाँ गर्मी है वहां सर्दी है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है कहानी। तो ये है नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये याद रहेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है जी स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट भी हम क्रॉस कर लेते हैं। समर सॉलिस्टिस अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑन डिसंबर। बिल्कुल, नदर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर का दिन याद रखो, अच्छा खासा ठंड होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, गलत, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है जी, सी। ओके, चलो नेक्स्ट आपका, इन एन इकोसिस्टम व्हाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। बहुत अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लोअर ट्रॉफिक लेवल्स हैज लेसर एनर्जी देन द हायर ट्रॉफिक लेवल। ओके, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, higher trophic level individual can control the lower ones more efficiently. Limited trophic level makes food chain less vulnerable to parasites. अब देखो lower trophic level में lesser energy है, हम ये बनाते हैं ना कि भाई जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो 10% ही एनर्जी रह जाती है,
10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ज्यादा है रादर देन कम, तो ये गलत हो गया। लोअर ट्रॉफिक लेवल हैज मोर एनर्जी, तो ये गलत हो गया। हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी है तो भाई अगर मान लो यहां पे 100 यूनिट है, ठीक है, यहां पे 100 यूनिट है, फिर 10 रह गया, फिर 1 रह गया, फिर 0.1 रह गया, फिर 0.01 रह गया, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बचा ही नहीं। वो वाली बात होगी भाई साहब, कुछ नहीं है, आप खाया पिया, ठीक है, कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 ने, वो वगैरह भाई साहब मैं अब क्या एनर्जी ट्रांसफर करूं आके, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज द रीजन कि यहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ जो है लेवल्स होते हैं फूड चेन में। हायर ट्रॉफिक लेवल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द लोअर वंस मोर एफिशिएंटली, ठीक है, मतलब हायर ट्रॉफिक लेवल्स कंट्रोल करते हैं, पर वो कोई रीजन नहीं है। अगर ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे तो उससे ये बढ़ जाएगा, उससे कोई और फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब वो डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा कि लिमिटेड क्यों है, ठीक है। लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल मेक्स अ फूड चेन लेस वल्नरेबल टू पैरासाइट्स। लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल जो है उससे फूड चेन जो है लेस वल्नरेबल होगी पैरासाइट्स। अगेन मेक्स नो सेंस, क्योंकि पैरासाइट्स का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो आता है आपका मेनली रोल जनरली कब आता है, परजीवी जिसे हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है जी। चलिए, और अगर लेस नंबर ऑफ जो है कह लीजिए ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि पैरासाइट पे उसका कोई इंपैक्ट होगा। पैरासाइट को दूसरे जीव जंतु पे निर्भर है तो वैसे भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसका लिमिटेड नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, ठीक है जी। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल 10% rule, only 10% of the energy at any given trophic level is passed on to the next level, so 90% is lost, ठीक है। So like heat metabolism left unutilized, so this means that energy moves up the food chain progressively less available, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सिंस अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर, द टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर, ठीक है जी। ये हम जल्दी देखते भी हैं, 360 डिग्री 24 घंटे, ठीक है, तो 1 डिग्री 24 इंटू 60 डिवाइड बाय 360, तो ये आ जाता है आपका 4 मिनट। तो 15 डिग्री में कितने हो गए, 60 मिनट, दैट इज 1 आवर, ठीक है जी, 1 आवर, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, द कैलेंडर चेंजेस एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक फॉर अ वेस्टवर्ड ट्रेवल। ओके, चलो मैं इसको अभी होल्ड ऑन, इसको भी चलो होल्ड ऑन क्या करना, देख ही लेते, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये अब कई बार चर्चा हो चुकी, ठीक है। ये मान लो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। जो बच्चे कहते हैं ना बचपन में क्रिएटिव नहीं होते हैं, उनकी बेचारों की सीधी लाइन भी नहीं सीधी होती है, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूं, ठीक है। तो ये अब मान लो हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, तो ये मान लो 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है तो वैसे सेम लाइन, पर फिर भी इस तरफ जापान है, ठीक है, इस तरफ जापान है, इस तरफ मान लो अलास्का है, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, अब यहां पर हमारा कितना होता है, जीएमटी प्लस 12 आवर्स, 12 आवर्स, और यहां होता है जीएमटी माइनस 12 आवर्स, ठीक है। सपोज, ठीक है, मान लीजिए जब हम बात कर रहे हैं तो जीएमटी पे कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 बज रहे हैं, तो यहां पर कितना होगा, सुबह के 5 बज रहे होंगे, ये 5 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल 25 तारीख के, ठीक है, तो यहां पर 26 तारीख के सुबह के 5 होंगे, और -12 में कितना होगा, यहां 5 AM होगा 25 तारीख का। तो ईस्टवर्ड ट्रेवल करने से आपका दिन कम हो रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है, ठीक है, एडवांसिंग अ डे, एडवांस नहीं हो रहा, आप एक दिन पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवांसिंग अ डे नहीं है फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक, ठीक है, तो उल्टा दिया है यहां पर। वेस्टवर्ड ट्रेवल जब आप कर रहे हो 25 से 26 तारीख में आ रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आप इसको सीधा भी देख सकते हो कि यहां +12 है, यहां -12 है, ठीक है, तो मैं यहां से जब यहां जाऊंगा तो 24 घंटे पीछे चला जाऊंगा, इट इज लाइक के एग्जैक्टली एक दिन पीछे चला जाऊंगा ईस्टवर्ड ट्रेवल में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत हो गया, ठीक है जी। ओके, क्योंकि मेरा फर्स्ट सही है तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया,
चलो, डे लाइट सेविंग एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर। डे लाइट सेविंग क्या होता है? डे लाइट सेविंग होता है कि भाई मैं अपना काम जो है, जो भी ऑफिस का या सरकार जो है अपना काम जो है दिन दिन में कर ले, ताकि नेचुरल लाइट में ही हम सारा काम कर लें। पहले यही होता था भाई, पहले बिजली कहां थी? जब बिजली नहीं थी तो लोग क्या करते थे? इसीलिए कहते हैं ना सुबह 4 बजे उठना चाहिए, काम करना चाहिए। तो 4 बजे उठना क्यों चाहिए? क्योंकि पहले लोग 4 बजे ही उठते थे, ठीक है, क्योंकि उनको सुबह उठना है, अपना काम करना है, तो वो सारी गतिविधि और शाम तक जब तक जो है सनसेट होगा तब तक अपना काम कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें डे लाइट सेविंग कैसे करनी चाहिए? अब एग्जाम्पल समझो कि सॉरी हमारा माइंड जो है वो ट्रेन हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो आपको लग गया यार भूख लग रही है, अब लंच का टाइम हो गया, मतलब 1 बजे या 2 बजे जो भी आपका लंच का टाइम है। सुबह 6 बजे उठने का टाइम है तो आपको लग गया यार 6 बज गए हैं, अब उठा जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मान लो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो और जहां पे सनराइज पहले हो जा रहा है, ठीक है, सनराइज पहले हो जा रहा है, बट आपका माइंड ट्यून है 6 बजे के लिए कि सुबह 6 बजे उठना है। सनराइज 4:30 बजे हो चुका है या 4 बजे हो चुका है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो है जो एक्चुअल के 5 बजे हैं, ठीक है, एक्चुअल वहां पे जो ऑफिस मतलब जो एक्चुअल जो है 5 बजे हुए हैं, ठीक है, घड़ी में, उसको 1 घंटा एडवांस कर दो, ठीक है, एडवांस द क्लॉक। उसको आप करो कि 6 बजे कर दो। आपको कि अभी से, अभी के जो 5 बजे हैं, अगले 3 या 4 महीने के लिए हम इसको 6 बजे मानेंगे। तो हो तो 5 ही बज रहे हैं, पर आपकी घड़ी में आपको 6 दिख रहे हैं। आप तो आपको लगा रहे 6 बज गए, उठने का टाइम हो गया, उठो जल्दी उठो, ठीक है। एक्चुअल में टाइम मान लो शाम के 8 बज रहे होंगे या 7 बज रहे होंगे, पर आपकी घड़ी में 8 दिखा रहा होगा, तो आपको लगेगा डिनर का टाइम हो गया, अरे यार चलो यार जल्दी। आप मान लो 11 बजे सोते हो, ठीक है, तो आपको 11 बजे दिखा रहा होगा घड़ी में, पर एक्चुअल टाइम 10 बज रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग। तो आप 10 बजे सो जा रहे हो, बट आपकी घड़ी में क्योंकि 11 दिखा रहा है, तो आपका ब्रेन क्या कह रहा है कि अब सोने का समय हो गया। तो कुल मिला के आपने इस तरीके से डे लाइट सेविंग कर लिया, अपने लोगों को पहले उठाना शुरू कर दिया, पहले उठाना शुरू कर दिया, वो समय से ऑफिस जाएंगे, अपना काम करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स द अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 2 ही प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यूवी, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, यूरेनस एंड वीनस। यूवी, यूवी रेडिएशन से याद रखना, यूवी। सो यहां पर सेम डायरेक्शन है, जो कि मून रोटेट एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 134, ठीक है। यहां पर देख लो, डे विदाउट डे लाइट सेविंग टाइम आपका सनराइज 5 बजे हो रहा था, सनसेट 7 बजे हो रहा था। अब क्योंकि आपने 1 घंटा आगे कर लिया, तो अब आपकी सनराइज 6 बजे हो रहा है और आपका सनसेट जो है अब कितने बजे हो रहा है? 8 बजे हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, आपने जो सारा ऑफिस का काम है वो डे लाइट में ही कर लिया, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपका GMT +12 हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे GMT -12 हो रहा है। मतलब वैसे ये सेम ही पॉइंट है, बट समझने के लिए जस्ट आप यहां से यहां चले जाएंगे तो +12 और -12, तो ये आपका -24 हो गया, ठीक है। और यहां से यहां चले जाएंगे तो +24 हो गया, ठीक है। Which of the following statement regarding the faunal resources of India are correct? High degree of endemism has been noticed in the biodiversity hotspots of India. ये endemism क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो जीव जंतु जो उसी जगह पर पाए जाते हैं, कोई और कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जो जैव विविधता है, वो बहुत ज्यादा है इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो ये बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहां पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, द सुंदरबंस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द नॉकरेक हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। अच्छा, अब इस चीज को मैंने बहुत देखा, मतलब एक दो तीन जगह डाटा चेक किया कि डाटा, गवर्नमेंट का डाटा मिले, वो नहीं मिला है। बट क्योंकि ये यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की इसको ठीक मान रही है, तो मैं भी ठीक मान रहा हूं। वैसे हमें पता है कि सुंदरबंस में बहुत जो नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा हैं, और नॉकरेक में कंपैरेटिव, नॉकरेक इज इन मेघालय, नॉक नॉक, मेघ
मैंने इसको भी याद कराया हुआ आपको। मेघालय, मेघालय क्या है? मेघ, मेघ मतलब बारिश, बारिश, बादल। मेघालय में तो बारिश होती है बिना नॉक नॉक, ठीक है, चलती रहती है बारिश, ठीक है। तो इस तरीके से है कि वहां पर बारिश होती है बिना नॉक नॉक। हम किसी के दरवाजे में जाते हैं ना, नॉक नॉक करते हैं, पर वहां पे बादल बिना नॉक नॉक करे बारिश करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये हमें पता है वैसे जनरल फैक्ट के रूप में कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, बट मैं एक्चुअली इसको एक ऑफिशियल डाटा से बैक करना चाह रहा था कि आपको शो करूंगा कि हाँ जी ये देखो एक ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट का, मेरे को नहीं मिला। अगर आपको मिलता है प्लीज डू शेयर विद मी, ठीक है, वो फाइल का लिंक या जो भी है शेयर कर लेना। बट हाँ, क्योंकि ब्रॉडली ये यूपीएससी ने भी दिया है इसको आंसर करेक्ट, तो मैं इसको बोथ 1 and 2, ठीक है जी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ द विंड। ओके, सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है, ठीक है। लगभग लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। जो बच्चों ने पेड बैचेस लिए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। सो दे अकर एट अपर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द Coriolis फोर्स। व्हेन द फोर्सेस बैलेंस, द एयर मूव्स एट राइट एंगल्स टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड पैरेलल टू द साइड्स, पैरेलल टू द आइसोबार्स। अब देखो, पहली चीज तो ये है कि अपर लेवल्स पे है इन द एटमॉस्फेयर। अगर अपर लेवल पे है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकती जी, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, क्योंकि वेस्टर्लीज ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स हो गई, ये हो गई वेस्टर्लीज, ठीक है, ये हो गई वेस्टर्लीज, और ये हो गई ईस्टर्लीज। भाई ये तो सरफेस पे बह रही हैं, तो अपर लेवल इन द एटमॉस्फेयर में तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, वेस्टर्लीज, और ये पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड Coriolis फोर्स। अब देखो, तीसरी फोर्स होती है, एक होती है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि आप इतनी हाइट पे जा रहे हैं, इतनी हाइट पे जा रहे हैं, वहां पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और Coriolis फोर्स मिलती है, ठीक है। Coriolis फोर्स इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो हम पढ़ते भी हैं। Coriolis बल जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड Coriolis फोर्स ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका मतलब ठीक तो है ही ये स्टेटमेंट, हमें तो ढूंढना है कि क्या है इन दोनों में से, ठीक है। तो दो ही फोर्सेस बचती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ओके, व्हेन द फोर्सेस बैलेंस, ठीक है, अब ये अगर अब दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, तो अब क्या होता है? जो एयर है वो द एयर एट राइट एंगल टू प्रेशर ग्रेडियंट पैरेलल टू द आइसोबोर, जो एयर मूव करती है, मूव एट द राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो वो है, तो इसकी जगह एयर ऐसे 90 डिग्री मूव करने लगती है। सो व्हाट इज दिस? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के पैरेलल कौन सी एयर मूव करती है? दैट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। अब आप सवाल आता है कि जेट स्ट्रीम आंसर क्यों नहीं है? देखो, जेट स्ट्रीम के बारे में हम एक बात पढ़ते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो पूरे के पूरे जो है धरती में के ऊपर अपर जो आपका एटमॉस्फेयर है वहां नहीं बहती है। इट इज वेरी स्पेसिफिक। जो पोलर जेस्टरलीज, पोलर जेस्टरलीज बोल रहा हूं, पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है, पोलर में जेट स्ट्रीम और वेस्टर्लीज को एक साथ करती है, आई एम रियली सॉरी, जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, तो वो होती हैं आपकी, यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। जब हवा इसके परपेंडिकुलर और आइसोबार्स के पैरेलल चलने लगे, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन से सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। अगर आपको बाकी दो ऑप्शन नहीं भी दी होंगी, अगर थर्ड ऑप्शन दी होगी, तो आंसर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बन रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जेट स्ट्रीम क्यों नहीं है? अच्छा, जेट स्ट्रीम के बारे में एक और चीज, वो वेव फॉर्म में होती हैं, इसीलिए उसको रॉसबी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम के केस में हम उसको रॉसबी वेव्स भी कहते हैं, और वो जो है एक वेवी पैटर्न में होती हैं, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, जेट स्ट्रीम आंसर नहीं है, अगर आपके दिमाग में जेट स्ट्रीम है। आर नैरो
fast narrow air currents found at higher altitude, often at the boundaries of different air masses. While they share similarities with geostrophic winds, jet streams are more focused and typically around the latitude 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पे हम उसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, 60 डिग्री पे हम उसको पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट आपका, वेयर डज पॉडजोलाइजेशन टेक प्लेस? पॉडजोलाइजेशन होता क्या है? सवाल तो ये आता है कि पॉडजोलाइजेशन पता होगा तो भी तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आंसर, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो, रीजन्स इन हाई मिडल लैटिट्यूड, कोस्टल रीजन्स इन लोअर लैटिट्यूड, रीजन्स विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रीजन्स हैविंग एरिड क्लाइमेट। तो सॉरी, ठीक है जी, रीजन्स इन हाई मिडल लैटिट्यूड। देखो, पॉडजोलाइजेशन क्या है? एक सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो कि होता ही, मतलब एज अ डेफिनेशन ही, कूल मॉइस्ट क्लाइमेट्स में होता है। देखो, कूल मतलब ठंडा, मॉइस्ट मतलब जहां मॉइस्चर है, बारिश हो रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है? टिपिकली इन द हाई मिडल लैटिट्यूड, जहां पर जनरली कॉनिफरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन जिसको क्या हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है, जो हम जब आप शिमला या थोड़ा हायर उस पे जाते हो, मिडल लैटिट्यूड्स में जाते हो, तो आपको ये शंकुधारी वन देखने को, मतलब इसको बड़ा ऐसे रोमांटिसाइज किया जाता है ना। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लीचिंग ऑफ द मिनरल्स। लीचिंग ऑफ द मिनरल्स मतलब बारिश हुई, मिनरल्स में वो घुल गया, नीचे धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे की तरफ जाने लगेगा, मतलब मिनरल जो है घुल के पानी में नीचे की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या रह जाएगी? एसिडिक सॉइल रह जाएगी। अब आप कहोगे ये ऐसा कुछ तो हमने लेटराइट सॉइल में भी पढ़ा है जी, बिल्कुल, लेटराइट सॉइल में भी यही होता है। ठीक है, सो फ्रॉम द अपर सॉइल लेयर्स resulting in the formation of podzoles which are acidic and have a distinctive horizon due to the accumulation of leached material। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ये जो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनिक सरफेस लेयर, टॉप सॉइल, एलिवेटेड हॉरिजन। ठीक है, तो ये जो पर्कुलेशन है, तो यहीं पर हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। और पॉडजोलाइजेशन एज अ कंसेप्ट ही आपका मिडल लैटिट्यूड्स में होता है, जहां शंकुधारी वन है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, लीचिंग ऑफ द सॉइल हो रहा है। ठीक है जी, चलिए, आंसर हो गया आपका ए। Which of the following statements with reference to nebular hypothesis for the region of solar system is correct? Again the question I have discussed in the very first lecture of geography, universe and solar system। जिन बच्चों के पास पेड बैच है, इवन मैंने जो फ्री मैराथन सेशन है उसमें भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। मैंने एक स्लाइड में डिस्कस भी किया है नेबुलर हाइपोथेसिस के क्या क्या होता है। ठीक है, चलो इसको एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में हो सकता है टफ लगे, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनिशिएशन ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिफ्यूज रफ। देखो, अब क्या कहा जाता है कि भाई जब बिग बैंग थ्योरी है, एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, तो एक आपका एक गैशियस क्लाउड, डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग एक्सपेंडिंग नेबुला। अब यहां पर आपको यह समझना है कि यहां पर ये एक्सपेंडिंग नेबुला नहीं है, रादर कॉन्ट्रैक्टिंग नेबुला। मतलब एक पर्टिकुलर सोलर सिस्टम कैसे बना? जब बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स जो है आपके प्लैनेट्स बनने शुरू हुए, ठीक है, कंसोलिडेट होना शुरू हुए, ठंडा होना शुरू हुए। तो ये एक्सपेंडिंग नहीं है, यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग नेबुला एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड अगेन एक्सपेंशन नहीं है यहां पर। ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो हम क्या कहते हैं कि बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में हमें एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई वो आपस में जुड़ नहीं पाए, कॉलियस नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए। ठीक है, दैट इज द थिंग। ठीक है, बाकी जो जुड़ गए वो प्लैनेट बन गए। ठीक है, सो अ डिस्क इज फॉर्म्ड विद अ मैटर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। तो डिस्क बनी, पर वो डिस्क जो है नॉट बिकॉज ऑफ एज द रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड कंप्रेशन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। एक्सपेंशन कंटिन्यूज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसन एंड द रिंग्स ऑफ द मटेरियल आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, एक आपका प्रोटोसन बना, उसके आसपास में छोटे छोटे और रिंग्स बन गई, वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, क्योंकि ये सेंटर में मास ज्यादा था। छोटे छोटे मास इकट्ठा हो गए, वो प्लैनेट्स बन गए। फिर और उससे छोटे मासेस उन छोटे मासेस के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिनको हम आज के समय पर क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स भी कह देते हैं। ठीक है, और फिर अगेन ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, द मटीरियल इन द रिंग गेट्स कंडेंस्ड, the material in the rings get condensed from the planet that revolve around the orbit the sun। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया आपका? डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे
एक पॉइंट है जहां से आप तीन ऑप्शंस को क्रॉस कर सकते थे, एक्सपेंशन और यहां पर कंडेंसेशन। ठीक है जी, तो ये है आपका रोटेटिंग नेबुला, बट इट इज प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन रादर देन एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, इफ इट इज 31 December 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम, व्हाट विल बी द डेट इन हवाईन आइलैंड्स एंड अलास्का। सेम क्वेश्चन, अभी इंटरनेशनल डेटलाइन पे क्वेश्चन देखा हमने। अगर आपको वो कंसेप्ट ध्यान है ये क्वेश्चन, तो इट इज लाइक मक्खन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो न्यूजीलैंड, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि इंटरनेशनल डेटलाइन है, यहां पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूं, दो मेन आइलैंड्स हैं। ठीक है, मोटा मोटा न्यूजीलैंड यहां देख रहे हैं, अलास्का यहां पर है। ठीक है जी, अलास्का, और हवाईन आइलैंड्स कहीं यहां पर है, हवाईन आइलैंड्स। और अब वो कह रहा है कि भाई अगर यहां पर 31 दिसंबर है, ठीक है, 2023 है, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर हमने देखा कि जब हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो दिन क्या होता है? लॉस होता है, लॉस। ठीक है, लॉस, डे लॉस। ठीक है, तो दोनों में 1 जनवरी तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। दोनों में 30 दिसंबर, वैलिड ऑप्शन। चलो अगला भी देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2023 इन अलास्का, 1 जनवरी इन 2024 हवाईन आइलैंड्स। जी नहीं, दोनों क्योंकि एक तरफ है इंटरनेशनल डेडलाइन के, तो एक दिन का फर्क नहीं हो सकता उन दोनों में, क्योंकि मैक्सिमम 24 घंटे का ही फर्क हो सकता है दो जगहों में, मैक्सिमम 24 घंटे का। तो दो जगहें जो कि इंटरनेशनल डेडलाइन की एक तरफ ही हैं, ठीक है, उनमें इतना फर्क मतलब हो ही नहीं सकता, ये लॉजिकली गलत हो गया। 31 दिसंबर 2023 इन हवाईन आइलैंड्स, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो गई क्योंकि ये दोनों ही जगहें, हवाईन आइलैंड्स और अलास्का, वो इंटरनेशनल डेटलाइन के दोनों जो है आप कह लीजिए एक तरफ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बोथ हैव 2020 30th दिसंबर, क्योंकि एक दिन पीछे होगा। अगर यहां पर 31 दिसंबर है तो यहां पर 30th दिसंबर होगा। ठीक है, वैसे तो हमें बी ऑप्शन से पता लग गया, बट सी और डी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हेल स्टोन्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है हेल स्टोन से लेकर सही नहीं है? हाँ, हम कहते हैं ओले पड़ रहे हैं जी, ओले। ठीक है, वो आइस क्यूब्स, अगर आप उन आइस क्यूब्स को अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी होंगे तो देखना, तो आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स देखेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, मतलब एक कई सारी लेयर्स देखेंगे उसमें आपको। ठीक है, सो देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ओके, दे आर एसोसिएटेड विद द डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है जी, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस कौन से होते हैं? ठीक है, ये वाले। ठीक है, करली, और निम्बस मैं बोलता हूं नींबू, जिसमें नींबू होता है, नींबू का रस, मतलब बारिश होती है। ठीक है, इसे याद रखना। तो जो बहुत लो से लेकर हाई क्लाउड, जिसमें बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, साइक्लोन्स में जैसे हम देखते हैं। रेन्स दैट फॉर्म इन द वार्मर अपर लेयर सॉलिडिफाइज इनटू टाइनी आइस पैलेट्स। ठीक है जी, तो रेन जो ऊपर में बारिश है, नीचे आते आते, क्योंकि क्या है, नीचे आपको सब फ्रीजिंग लेयर्स मिल रही हैं, तो नीचे आते आते क्या हो रहा है, वो ठंडा होता जा रहा है। तो एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी। इसीलिए मैंने कहा कंसेंट्रिक, मतलब कंसेंट्रिक तो नहीं कहेंगे, कंसेंट्रिक तो हो गया सेम सेंटर, मतलब कई सारी लेयर्स है बेसिकली। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स है। सो हेल स्टोन्स हैव मल्टीपल कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस। ठीक है जी, ये भी आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ये भी सही है। ये गलत है क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है मॉनसून सीजन में हो ऐसा। ठीक है, मॉनसून सीजन से पहले भी होता है। ठीक है, इसमें वैसे लिखा है यूजुअली, यूजुअली ये मॉनसून में नहीं होता है, मॉनसून से पहले होगा, प्री मॉनसून शावर में, या पोस्ट मॉनसून में आपको जनरली ये चीज देखने को मिलती है, ये जो ओले पड़ने वाली कहानी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। ठीक है, जो कि नॉट करेक्ट पूछा था। ओके, नेक्स्ट आपका, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है जी, क्रोशियो करंट, गुलहास करंट, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, एंटिलीज करंट, और इधर आपका अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये इसको 1 2 3 4। ठीक है, देखो कुरोशियो, कुरोशियो ओयोशियो। ठीक है, कुरोशियो कोरिया की तरफ से वार्म करंट है, ओयोशियो कोल्ड करंट है, जिसको ओखोतस्क भी बोलते हैं, जापान पे जाके मिलती है, कई बार हमने डिस्कस किया है। सो दैट इज इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दैट इज इन द पैसिफिक ओशन। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका अगुलहास करंट, अफ्रीका का साउथ ईस्ट अफ्रीका में अगुलहास करंट मोजाम्बिक के पास में हमें ये देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशन। तो 2-4 ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, चलो बाकी भी देख लेते हैं। ईस्ट जो विंड ड्रिफ्ट है तो वो हो गया आपका अंटार्कटिका। एंटिलीज करंट कहां पे है? जो सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है, सेंट्रल अमेरिका, सो दैट इज अटलांटिक ओशन। तो ये हो गया 2-4-1-3, आंसर हो गया डी। ठीक है जी, आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अगुलहास करंट, ये हो गया आपका कुरोशियो करंट। ठीक है जी, और एक हो गया आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इसमें मेंशन नहीं है। और ये हो गया आपका एंटिलीज करंट, ये हो गया आपका एंटिलीज करंट अटलांटिक ओशन में। विद रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, दे आर रेफर टू एज मेलानिस्टिक टाइगर्स। ठीक है, इसको मेलानिस्टिक टाइगर्स कहा जाता है। मेलानिस्टिक टाइगर्स का मतलब ही है ब्लैक टाइगर, जिसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। इन इंडिया दे आर ओनली फाउंड इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। बिल्कुल ठीक हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ये क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है ये मेलानिस्टिक टाइगर्स को लेकर। मैंने करंट अफेयर की क्लास में भी डिस्कस किया है ये। तो आंसर है आपका बोथ 1 और 2। ठीक है जी, चलिए, तो ये है। ठीक है, आपने भुट्टा खाया है? कौन? तो जब वो कभी ज्यादा जल जाता है तो मेरे को ना, ये जब भी मैं ये वाली फोटो देखता हूं तो मेरे को वैसी वाली फीलिंग आती है। वो भुट्टा जब ज्यादा जल जाता है तो वो वैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये है मेलानिस्टिक टाइगर। ठीक है, ब्लैक स्ट्राइप्स। Which one of the following statement about the Singareni Collieries Company Limited is correct? Located at Kothagudam in Telangana, this is the first and the oldest coal mining company in India in the private sector. टफ क्वेश्चन है जी। एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में, पीएसयू के बारे में पूछा जा रहा है और उसमें 4 स्टेटमेंट पूछी जा रही हैं और उसमें पूछा जा रहा है कौन सी सही है, और काफी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था। चलो देखते हैं। लोकेटेड कोथागुडम, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी जी। ठीक है, गलत है जी ये। और इट हैज बीन कॉन्फर्ड द नवरत्ना स्टेटस सिंस 2011, नहीं, मिनी रत्ना स्टेटस। ठीक है, मिनी रत्ना स्टेटस। अब इतनी कंपनीज का नवरत्ना किस किस को मिला है? मिनी रत्ना, महारत्ना थोड़ा मुश्किल है याद करना। सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, नहीं। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये आंसर सही है कि ये कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कर चुकी है थर्मल में, सोलर पावर जनरेशन में, होता है ना, कंपनी एक्सपैंड कर चुकी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है वो कर रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी। Which of the following processes is part of the rock cycle? कौन सा जो है प्रोसेस जो है रॉक साइकिल का पार्ट है? लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन। तो सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो, रॉक साइकिल में लिथिफिकेशन, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स बनती हैं, खासकर सेडिमेंट्री रॉक्स में हम देखते हैं लेयर्स बनती हैं। मेटामॉर्फिज्म, डेफिनेटली इग्नियस रॉक्स, अग्निय चट्टाने, और जो है आपका अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो कम बदल के रूपांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स कंपैक्ट होने लगते हैं, सॉलिडिफाई होने लगते हैं। देन आपका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है जी, तीनों ही चीजें हैं जो रॉक साइकिल में अपना बहुत, कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया है, पूरा एक सेशन रॉक साइकिल का था जिसमें मैंने पूरा रॉक साइकिल काफी डिटेल में डिस्कस किया है। चलो, तो ये हो गया सेडिमेंट्स कंपैक्ट अंडर प्रेशर, एक्सपेल फ्लूइड्स। सो यू कैन पॉज एंड रीड, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज डिटरमिन्ड बाय नेट रेडिएशन। ठीक है जी, नेट रेडिएशन मतलब कितनी आ रही है कितनी जा रही है, उसी से आप, भाई किसी जगह पर रेडिएशन आ कम रही है और रेडिएट ज्यादा हो रही है तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और किसी जगह पर रेडिएशन आ ज्यादा रही है, जैसे कि हम कहते हैं ना, ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वहां पर आपको सरप्लस रेडिएशन मिलती है, और जो पोलर एरियाज हैं वहां पर नेट रेडिएशन कम होती है, मतलब वहां पे डेफिशिएंट है। ओके, सो नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल अ सरफेस। ठीक है, मतलब ये सिंपल डेफिनेशन बता रहा है। नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम।
नेट रेडिएशन जो है वो कह रहा है यूजुअली पॉजिटिव होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, क्योंकि डे टाइम पे ज्यादा सन है, डे टाइम पे सन से ज्यादा एनर्जी आ रही है, और रात के समय पर क्या होता है, हीट ज्यादा रेडिएट करती है, ठीक है। सो नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। सॉइल सरफेस एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? सॉइल सरफेस एनर्जी गेन करेगा, गेन करेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, भाई किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, तो आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3। करेक्ट पूछा था, 1 2 3 हो गया, सी हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स, ठीक है। रेन फेड क्रॉप्स को उगाने में काफी, ब्लैक सॉइल वेरी फेमस फॉर कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगुड सॉइल जिसको हम बोलते हैं। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन्स, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो क्लेई सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल के बारे में खास पॉइंट क्या होता है कि उसमें पानी डालने से वो मॉइस्चर को रिटेन रखता है, ठीक है, मॉइस्चर को रिटेन रखता है। और अगर मॉइस्चर को रिटेन रखेगा तो वही तो क्रॉप्स को चाहिए, पानी दिया आपने, वो पानी रिटेन रह गया, ठीक है। सो रेन फेड क्रॉप्स को उगाने के लिए है, बिल्कुल ठीक। और क्यों? बिकॉज ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने इसमें हमेशा बताया है कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है सर्शन रीजनिंग का, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। अगर उनमें से एक स्टेटमेंट गलत है फिर तो आसान है, फिर तो आपका सी या डी आंसर है। अगर दोनों सही हैं तो आपको क्या करना है, पहली स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर बिकॉज लिखना है, फिर सेकंड स्टेटमेंट। और अगर आपको दूसरी तरीके से देखना है तो आप पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, फिर सो लगाइए। सो इसलिए जो है, मतलब पहले पढ़िए कि हाँ भाई ब्लैक सॉइल जो है मॉइस्चर रिटेन रख सकता है लंबे समय के लिए, और इसीलिए क्रॉप सर्वाइव कर जाती हैं ड्राई सीजन में, इसलिए ब्लैक सॉइल सुटेबल है रेनफेड क्रॉप्स के लिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है, आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है जी। कौन सा जो है अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है? कुवैत, ओमान, लीबिया, यमन। अब लीबिया कहां पर है? नॉर्थ अफ्रीका में है, अरेबियन पेनिनसुला में नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए सऊदी अरेबिया, ठीक है, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, ठीक है, लीबिया यहां पर है आपका, ठीक है जी, अरेबियन पेनिनसुला में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा निमोनिक्स भी देख लेते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का निमोनिक है बुक सुक, बुक सुक, ठीक है, बॉक्सोक, थोड़ा ऐसे चाइनीज नाम सा लग रहा है, ठीक है। बी से हो गया बहरीन, ओमान, ठीक है, कतर, एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, और के से हो गया कुवैत, ठीक है जी। तो या बुक्स यूके भी लिख सकते हो, बुक्स यूके, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी याद रखने का है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में यमन नहीं है, अरेबियन पेनिनसुला की यमन नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जी हाँ, ये मैंने पेड बैच में वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस किया है, बकायदा मैप शो करके कि पैसिफिक ओशन कहां तक है, इंडियन ओशन कहां तक है। तो इंडियन ओशन की जब हम बाउंड्री देखते हैं, तस्मान आइलैंड, तो साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कवर होता है, साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आता है आपका इंडियन ओशन में, ठीक है। सो इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग विंटर ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। ये ऑस्ट्रेलिया में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस वाला। विंटर मंथ्स कब होते हैं, ठीक है जी, विंटर मंथ्स कब होते हैं, ठीक है, आपका जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई। ये क्या है, ये समर्स हैं, ठीक है, ये समर्स हैं। अच्छा, रेन विंटर्स में क्यों होती है यहां पर? क्योंकि पर्थ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसमें समर्स ड्राई होती हैं, विंटर्स में रेनफॉल होती है, ठीक है, इसीलिए आपको सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि विंटर मंथ दिसंबर और जनवरी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया आपका 1 ओनली, ठीक है। यहां पर ये देखो इंडियन ओशन, ठीक है, यहां पर ये बहुत अच्छा मैप है, ठीक है। यहां पर आप देखो ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा तस्मान आइलैंड,
ठीक है, ये तस्मान आइलैंड। उसके बाद आपका पैसिफिक, पैसिफिक में भी यहां पर स्पेसिफाई किया गया है कि ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ठीक है। फिर आपका ये नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक है, ये इक्वेटर बेसिकली, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ठीक है। ये बाउंड्री, ये जैसे केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, यहां पर आपका ये जो हो गया अर्जेंटीना, ठीक है। सिलेक्ट ओके, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कॉप 26, देखो अब इसमें आपको जो याद होना चाहिए था वो 28 और 29 जरूर याद होना चाहिए था, क्योंकि 29 2024 में हुआ था। दो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, हमने कवर कर लिया है। 29 इज जो हुआ था आपका, इसको 1 2 3 4 लिख लेते हैं, सो दैट इज अजरबैजान, ठीक है, ये अजरबैजान है, ठीक है। कॉप 26 यूके में हुआ था, और इससे पहले वाला जो हुआ था वो यूएई में हुआ था, यूएई, और फिर आपका हुआ था इजिप्ट में। तो 3142, तो आंसर क्या आ गया आपका डी, ठीक है जी, आंसर आ गया डी। फैक्चुअल था ये वैसे तो, बट ये क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था तो थोड़ा सा आपको मतलब ये ध्यान में होने चाहिए थे, फिर उससे आपका आंसर आ जाएगा। Which of the following countries does not share a boundary with Ukraine? इनमें से कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती? अगेन देखने में हो सकता है टफ क्वेश्चन हो, ठीक है, बट क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर इतना ज्यादा चर्चा में है, इतना रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड, लुथानिया। अब लुथानिया जो कंट्री है वो क्या है? बाल्टिक स्टेट है। बाल्टिक स्टेट्स के बारे में हमने अगेन सेशंस में पढ़ा है, इवन मैंने फ्री सेशंस में भी डिस्कस किया है। बाल्टिक स्टेट्स में आपका लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स आते हैं। बाल्टिक सी है तो ये थोड़ा नॉर्थ यूरोप में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। यहां पर आप देख भी लो, ये यूक्रेन है, तो मालदोवा के साथ बाउंड्री है, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, और रशिया के साथ तो है ही है जी, ठीक है, रशिया के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो ये हो गया आपका यूक्रेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज आर करेक्ट। These are emerging set of trade policy tools to allow movement of carbon intensive economic activity from a jurisdiction having less stringent climate policy to jurisdiction having stringent climate policy. These are meant to increase the environmental effectiveness of the climate policy. इस सिंपल भाषा में समझते हैं, थोड़ा अंग्रेजी भाषा में से हम थोड़ा आसान भाषा में देखते हैं। देखो, अब जो कंपनीज है ना दुनिया की, बहुत सारे देश जो हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सजग हैं। उन्होंने बहुत सारा जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया है कि भाई आप अगर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे या जिसमें कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं तो हम आप पे टैक्स लगाएंगे जी। तो अब कंपनीज ने, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने कहा वेरी गुड, हम उन देशों में जाकर जो है प्रोडक्शन करेंगे जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर या कार्बन एमिशंस को लेकर जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे उन देशों में जिनकी क्लाइमेट पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खासकर यूरोप के देश। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सीधा सीधा मतलब आपने एक लूप होल ढूंढ लिया है, ठीक है, उन देशों में जाके प्रोड्यूस करके हमें यहां पर बेच रहे हो। अल्टीमेटली मकसद क्या था? मकसद ये था कि कार्बन एमिशंस कम हो नहीं रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर कोई प्रोडक्ट हमें पता लगता है कि इसमें कार्बन एमिशंस हुई हैं तो वो इररिस्पेक्टिव कि वो किस देश में प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे वो टैक्स लगाया जाएगा। मकसद ये है कि जो कार्बन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं हैं, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है। तो ये था सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है। सो इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स, movement of carbon intensive economic activity from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having a stringent climate policy। तो ये कह रहा है कि एक इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स है जिसमें मूवमेंट अलाउ करता है ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम अ जुरिडिक्शन हैविंग लेस, नहीं अलाउ नहीं करता है, ठीक है। दीज आर मेंट टू इंक्रीज द एनवायरमेंटल इफेक्टिवनेस, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? 2 ओनली, ठीक है। ये अलाउ नहीं करता है, ये इसमें लिखा है ना कि अलाउ मूवमेंट, रादर इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट, इसको रोकने के लिए है उन मूवमेंट को, ठीक है। ये क्लाइमेट पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आंसर हो गया आपका 2 ओनली, ठीक है जी। चलो, मैंने आई होप आपको सिंपल भाषा में समझा दिया था क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28
अभी हमने डिस्कस किया। अब देखो ये यहां से देख लो, COP28 कहाँ हुई थी? यूएई में। चलो, वैसे कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक इज सेंट्रल आउटकम ऑफ द COP28। अब ये क्या है ग्लोबल स्टॉक टेक, समझते हैं अभी। इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ठीक है भाई। ये कह रहा है इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम। डेवलपिंग कंट्रीज लीड करेंगी या डेवलप्ड कंट्रीज लीड करेंगी? रायता किन्होंने फैलाया है? रायता जो है फैलाया डेवलप्ड कंट्रीज ने। तो डेवलपिंग कंट्रीज करेंगे, क्यों करेंगी भाई? डेवलपिंग रादर इंडिया तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकदम आप कह रहे हो कि जी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए या फेज आउट कर दिया जाए। कह रहे इंडिया कह रहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी भी हमारी पूरे भारत की जो बिजली है उसका लगभग 50% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आता है और एकदम हम इसको कम नहीं कर सकते, ग्रेजुअली कम करेंगे, ठीक है। तो ये अब डेवलप्ड कंट्रीज ने वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को काफी अपना लिया है, तो अब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने कहा कि जी नहीं, ये ज्ञान हमें मत दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 200 साल में ये सारा रायता फैलाया है तो आप लीड करेंगे। तो उल्टा है, कहानी उल्टी है इसमें, डेवलपिंग कंट्रीज लीड नहीं करेंगे, ठीक है जी। इट एम्फेसाइज्ड एक्सेलरेटेड फेज डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर। अब देखो इसमें वर्ड यूज किया है फेज डाउन, पहले उन्होंने कहा था फेज आउट करा जाए कोल पावर को। तो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया ने, इवन चाइना ने भी ये बात कही कि फेज आउट नहीं, फेज डाउन, मतलब खत्म करने के बजाय धीरे धीरे कम करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी गलत है, ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर आ गया सी, ठीक है। अब आता है फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? ये बेसिकली प्रोग्रेस बताता है। ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिकली ये था कि पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में जो है आपकी आई थी, तो 2020 में स्टॉक टेक था कि भाई 5 साल बाद कहां तक पहुंचे, कितना अचीव किया 2025 तक, 2030 तक। तो बीच बीच में हम रिव्यू करते रहेंगे कि कहां तक हमारी जो है प्रोग्रेस पहुंची, ठीक है जी। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये पूरी वीडियो जो है अपना पर्पस सॉल्व करती है, आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस हैं। सिर्फ जो जरूरत है वो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की, समझने की और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।